गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में क्या है, चालू हो गया क्या? पिछली क्लास में अजमेर का चौहान वंश कंप्लीट किया था। नेक्स्ट रणथंभौर के चौहान वंश पर चर्चा करते हैं। रणथंभौर का जो चौहान वंश है, इसका जो संस्थापक है, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? सबसे पहली बात आई कि रणथंभौर के चौहान वंश को स्थापित करने वाला मतलब संस्थापक कौन है। तो रणथंभौर के चौहान को स्थापित किया है वो है गोविंद राय। ये गोविंद राय पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र है। इस गोविंद राय ने इस रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार गया था, तो इसके बाद मोहम्मद गौरी इस अजमेर का शासन अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक और गोविंद राय दोनों एक घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और कुछ समय पश्चात वो कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर की गद्दी का राज किसको सौंप देता है? गोविंद राय। और गोविंद राय को सौंप देता है। अब गोविंद राय अजमेर को शासन चलाने में असहनीय महसूस कर रहे थे। लंबे अवधि तक गोविंद राय समझ चुका था कि मेरे पिता के भांति मैं संघर्ष अजमेर में नहीं कर सकता। इसलिए गोविंद राय ने क्या किया कि अजमेर से चौहान वंश की गद्दी को कहाँ स्थापित कर दिया? रणथंभौर। ये रणथंभौर में ले आया चौहान वंश की गद्दी को। रणथंभौर के चौहानों में संस्थापक तो स्थापना तो गोविंद राय ने की, पर सबसे प्रतापी जो राजा हुआ, सबसे प्रतापी जो शासक है, उस सबसे प्रतापी शासक का नाम है हम्मीर देव चौहान। ये हम्मीर देव चौहान सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा था। इसकी शासन अवधि लगभग 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक ये हम्मीर देव चौहान का रणथंभौर दुर्ग में क्या रहता है? राज। हम्मीर देव चौहान जब रणथंभौर दुर्ग में राज करते हैं तो हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम क्या था? देखो, इस गोविंद राय और हम्मीर देव के बीच कई राजा हैं, जैसे बाघ भट्ट, बाण भट्ट, बागेश्वर। एक आया जैत्र सिंह। क्या नाम है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का पुत्र था कौन? हम्मीर। तो हम्मीर के पिता का नाम, हम्मीर के पिता का नाम क्या था? तो हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह इनके पिता का नाम था। इस हम्मीर की जो माता थी, मतलब जैत्र सिंह की जो पत्नी थी, उसका नाम था हीरा देवी। हीरा देवी इनकी माँ का नाम था और जैत्र सिंह हम्मीर देव चौहान के कौन थे? पिता। इस हम्मीर देव चौहान का एक सेनापति भी था। इसके सेनापति का नाम था गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी, पहली बार इतिहास में कोई सैनी सेनापति मिला है। पहली बार इस रणथंभौर में हम्मीर देव चौहान की सेना का नेतृत्व कौन करता था? गुरुदास सैनी। इनकी माँ का नाम क्या था? हीरा देवी। इनके पिता का नाम क्या था? जैत्र सिंह। और सबसे प्रतापी शासक होता है हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर का शासन अवधि 1282 से लेकर लगभग 1301 ईस्वी। परंतु रणथंभौर में इस चौहान वंश को स्थापित करने वाला राजा कौन था? गोविंद राय। और स्थापित इसने कब किया था? 1194। इस हम्मीर देव चौहान ने क्या किया इस रणथंभौर के शासन अवधि में, वो संपूर्ण जानकारी कुछ ग्रंथों, कुछ रचनाओं के माध्यम से मिलती है। जैसे हम्मीर के नाम पर कुछ साहित्यकारों ने रचना लिखी है, ग्रंथ लिखे। जैसे कि जो ग्रंथ थे, एक का नाम है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य एक रचना है। ये हम्मीर महाकाव्य के जो रचयिता है उनका नाम है नैनचंद सूरी। नैनचंद सूरी द्वारा हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा गया था, जिससे के माध्यम से पूरे हम्मीर के शासनकाल की अवधि का जानकारी प्राप्त होती है कि हम्मीर ने अपने शासनकाल में क्या किया था। ये बातें आप एज इट इज नोट भी करोगे। भाई, हम्मीर देव चौहान जो थे, इस हम्मीर देव चौहान के शासनकाल की जो जानकारी है वो इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है कि हम्मीर के साथ क्या हुआ था। और हम्मीर के शासनकाल में
अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया, उसके रीजन क्या थे और युद्ध के परिणाम क्या हुए, वो सारी संपूर्ण जानकारी इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। हम्मीर के नाम पर हम्मीर महाकाव्य रचना लिखी गई थी। हम्मीर के नाम पर हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर मदमर्दन एक और रचना लिखी गई जिसके रचयिता सारंगधर या फिर इसी को बोलते हैं जोधराज, सारंगधर या जोधराज कह सकते हो। हम्मीर मदमर्दन जो साहित्यिक रचना थी, ग्रंथ था, उसके रचयिता है सारंगधर जोधराज। हम्मीर महाकाव्य लिखी थी नैनचंद सूरी ने। और एक हम्मीर हट, हम्मीर खुद एक इतना जिद्दी था, इसके नाम पर हम्मीर हट और एक रचना है जिसका नाम है सुरजन चरित्र। ये भी रचनाएं जो हैं ये लिखी है चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर द्वारा हम्मीर हट और सुरजन चरित्र ये रचनाएं लिखी गई हैं। हम्मीर हट और सुरजन चरित्र ये जो साहित्यिक रचनाएं, वो साहित्यिक रचनाएं, ये सारी साहित्यिक रचनाएं किस राजा के ऊपर लिखी गई हैं? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान ने जो साहित्यिक रचनाएं इसके शासनकाल में नैनचंद सूरी द्वारा हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर मदमर्दन, सारंगधर जोधराज ने हम्मीर हट, सुरजन चरित्र किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। भाई इन साहित्यिक रचनाओं से हम्मीर के शासनकाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखो हम्मीर के शासनकाल में क्या हुआ था, वो सारी घटनाक्रम कि देखो ये राजस्थान था, राजस्थान में यहां पड़ता है रणथंभौर। ये रणथंभौर दुर्ग था। यहां पे ये जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी भी थी। रणथंभौर दुर्ग को अगर जीतना है तो उससे पहले एक और दुर्ग था, उसको जीतना पड़ता था, तब कोई रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर सकता था। तो रणथंभौर जो दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग का राजा तो बन गया हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान रणथंभौर का शासक बन गया। और हम्मीर देव चौहान के इस रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहलाती है, वो कुंजी कहलाती है जाहिन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाहिन दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग से पहले एक जाहिन दुर्ग पड़ता है। जब रणथंभौर दुर्ग की एक तरीके से ये थाना है तो ये चौकी है भाई। चौकी को आक्रमण करेंगे, चौकी को जीतेंगे, तब थाने तक पहुंचेंगे। सीधी बात, रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो उससे पहले उसकी कुंजी खोलनी पड़ती है। वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? जाहिन दुर्ग। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी शिवाना दुर्ग को बोलते हैं, वैसे ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को बोलते हैं? जाहिन दुर्ग। ये जो जाहिन दुर्ग है, इसको जीतने के बाद रणथंभौर दुर्ग जीता जा सकता है। जब रणथंभौर का राजा हम्मीर देव चौहान थे, इस समय यहाँ दिल्ली में पहले तो था जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी। पहले राजगद्दी पर दिल्ली की पर जलालुद्दीन खिलजी था। बाद में दिल्ली की सल्तनत का राजा बनेगा, वो बनेगा एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी। भाई अलाउद्दीन खिलजी के ससुर साहब है ये जलालुद्दीन खिलजी। वैसे रिश्ते में ये चाचा भी लगता है, रिश्ते में चाचा लगता है, पर इस जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? विवाह किया, निकाह किया। और ये दिल्ली पूरी सल्तनत ही जलालुद्दीन खिलजी से हड़प ली। किसने हड़प ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। भाई खिलजी वंश के ये अलाउद्दीन खिलजी, पहले जलालुद्दीन खिलजी एक बार रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने आता है। इसने 2 बार आक्रमण किया था रणथंभौर दुर्ग पर। जलालुद्दीन खिलजी एक बार तो आया 1290 में और एक बार आया 1292 में। 1290 और 92 में 2 बार जलालुद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था किस दुर्ग को जीतने का? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग के राजा थे हम्मीर देव चौहान। 2 बार इस रणथंभौर दुर्ग के तक आया और घेराबंदी करके रखी, परंतु इस दोनों बार ये दुर्ग को नहीं जीत पाया। दोनों बार बिना दुर्ग की सीमा में आए अंदर वापस दिल्ली जाना पड़ा जलालुद्दीन खिलजी को। पहली बार जब यहाँ से वापस गया, फिर दोबारा आया और दोबारा आकर फिर वापस जा रहा था,
तो इसके जो सैनिक थे ना वो कमेंट पास कर रहे थे, बार बार इसको पीछे से आगे आगे जलालुद्दीन चल रहा था और पीछे से सैनिक चल रहे थे। सैनिक बोल रहे थे कि जीता तो कुछ जाए नहीं और बेमतलब यहाँ तक लेके आता है। कमेंट पास कर रहा था, वो कमेंट किसने सुन लिए? जलालुद्दीन खिलजी ने। जब नहीं जीत पाया तो इस जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, वो कई बार क्वेश्चन बनाया एग्जामों में कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, मतलब ये दुर्ग तो मेरे लायक ही नहीं है, नहीं कब का जीत लेता इसको। जब जीत नहीं पाया तब इसका कथन ये था कि इस रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कहते हुए खुद ही सिंपैथी दे रहा था ये जलालुद्दीन खिलजी। हार के जब ये वापस यहाँ चला जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी ही जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। दिल्ली का राजा कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के साथ कोई हम्मीर देव की दुश्मनी नहीं थी। हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ऐसा क्या बात हुई कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने आए? उसके कुछ कारण थे। कारण क्या थे कि एक बार इसके सेनापति थे, एक का नाम था नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था मोहम्मद शाह। एक का नाम क्या था? मोहम्मद शाह। एक इसका सेनापति था, उसका नाम था कैब्रू खां, और एक इसका सेनापति था, उसका नाम था उलुग खां। ये सब इसके सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नाम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति कौन था? नुसरत खां। एक सेनापति था मोहम्मद शाह, एक सेनापति था कैब्रू खां और एक सेनापति था उलुग खां। ऐसे इसके सेनापति थे। क्या होता है कि इसने कैब्रू खां और उलुग खां दोनों को यहाँ गुजरात अभियान के लिए भेजा था कि गुजरात में जाओ सेना लेकर और गुजरात में लूटपाट करके धन दौलत इकट्ठा करके लाओ। ये कैब्रू खां और उलुग खां दोनों गुजरात आते हैं। दोनों ने यहाँ खूब लूटपाट की, गुजरात अभियान को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद इसने क्या है कि यहाँ उलुग खां और कैब्रू खां ने दोनों ने धन दौलत के ऊपर दोनों ही लड़ने लग गए। इन दोनों में झगड़ा होता है कि एक बात बता कि कितना धन तो अपन को अलाउद्दीन खिलजी को देना है और कितना अपने पास रखना है। इस बात पर लेते हुए उस धन के ऊपर ही इनमें झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो क्या किया कि ये जो धन की पोटली थी ना, उसको ये कैब्रू खां जो था, ये क्या है कि यहाँ गुजरात अभियान को अंजाम देने के बाद उस धन को लेकर किसके पास आ गया? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान को उपाधियां दे रखी है। हम्मीर देव चौहान के पास कौन कौन सी उपाधि है? तो हम्मीर देव चौहान को एक तो बोलते हैं हठ धर्मी। इतना जिद्दी था कि अगर किसी चीज की जिद कर ले, हट कर ले, तो उसको धर्म विरुद्ध भी अगर बात हो तो उसको पूरी करता था। इसलिए इसको एक तो हठ धर्मी कहते थे, और दूसरा इसको बोलते थे शरणागत वत्सल। दूसरी इसको उपाधि थी शरणागत वत्सल, कि शरण में आए हुए व्यक्ति की अंतिम दम तक क्या करता था? रक्षा, सहायता करता था। अमीर का असूल था कि मेरे शरण में आकर अगर कोई गलत भी काम करके मेरी शरण में आ गया तो उसकी रक्षा मैं करूंगा। ये दोनों इसकी, एक तो जिद्दी था, हठधर्मी था, और दूसरा शरणागत वत्सल के नाम से जाना जाता था। कौन? हम्मीर देव चौहान। जब इसने यहाँ से गुजरात में धन दौलत लूटी और कैब्रू खां ने ये दौलत लेकर किसके शरण में आ गया? हम्मीर देव। अब हम्मीर देव तो शरणागत वत्सल है, शरण में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कैब्रू खां को मांगा कि कैब्रू खां ने ऐसा हमारे साथ विश्वासघात किया है और आपकी शरण में आ गया, आप उसको वापस हमारे हवाले कर दो। परंतु हम्मीर देव चौहान ने ये कहते हुए नकार गया
कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति की अंतिम दम तक मैं रक्षा करता हूँ। शरणागत वत्सल के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कैबरू खां को तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। स्वयं कैबरू खां जाना चाहे तो चले जा, पर अगर मेरी शरण में रहता है तो मैं उसको मारने नहीं दूंगा। एक तो ये टसल थी अलाउद्दीन खिलजी के। दूसरी एक और बीमारी थी। दूसरी क्या थी? किस अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी भाई। अलाउद्दीन खिलजी की जो घरवाड़ी थी ना, उसका नाम था चिमना। ये खुद भी ऐसा ही करप्टेड आदमी है। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा अच्छा नेचर का आदमी था? अलाउद्दीन खिलजी करप्टेड आदमी था, नेचर वाइज भी खराब था और कैरेक्टरलेस आदमी भी था ये अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा था तो इसकी धर्मपत्नी भी ऐसी थी भाई। यहाँ तक तो ये दोनों मियाँ बीवी की बात तो अलग, इसकी पुत्री भी ऐसी थी। इसकी पुत्री का नाम था फिरोजा। वो आगे जालौर में उसकी भी चर्चा आएगी। ये अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना। और ये चिमना है ना, जो किसके गले हो रही थी? मोहम्मद शाह। एक कारण ये भी था कि चिमना मोहम्मद शाह प्रेम कर बैठा, मोहम्मद शाह से प्रेम कर बैठी कौन? चिमना। इस बात का पता लग जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को बुलाया और मोहम्मद शाह से कहा कि तुझे कोई और नहीं मिला क्या? मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं तो कोई बात नहीं है साहब, मेरी तो कोई गलती नहीं है, पर चिमना मुझसे प्रेम करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कि तू राजमहल में कभी नहीं आएगा अब आज के बाद। यो कोई बात नहीं है, मैं तो कभी जीवन में राजमहल के अंदर नहीं आऊँगा, पर चिमना को रोक के बताना। चिमना समझाई अलाउद्दीन खिलजी ने कि तू बावड़ी हो रही है, अगर घर की बात बाहर चली गई तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के राजा अलाउद्दीन खिलजी की घरवाड़ी दूसरे के गले हो रही है। तब इस चिमना जो थी ये पूरी अलाउद्दीन खिलजी की बगावत में बोल जाती है कि मैंने तो अगर प्रेम किया है तो बगावत नहीं करूंगी उसके साथ और निभाऊंगी उसको। ये कहते हो इसने अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत बोल गई तो अलाउद्दीन खिलजी सोच गया कि यार ये लुगाई के मोड़े लगवे के बजाय तो मोहम्मद शाह मरवा दिया जाए तो बढ़िया है। इस बात का इसने आदेश करवा दिया कि ऐसा करो, मोहम्मद शाह को मार दो। इस बात का पता लग जाता है चिमना को। चिमना रातों रात मोहम्मद शाह को यहाँ से भगा देती है दिल्ली से कि तू भाग जा, तुझे मारेंगे। और मौका लगते मैं भी भाग आऊँगी, कछु लूट लाट के नहीं आते। फिर कोई लव मैरिज कर लेंगे किसी कोर्ट में जाके और बढ़िया जीवन यापन करेंगे। ये कहते हुए चिमना ने इसको भगा दिया। अब भगा तो जगह कायन के पास रणथंभौर। हमीर देव शरणागत वत्सल थाई, कुछ भी करके आ जाओ, चाहे राजा की लुगाई लेके भाग आओ। शरण में किसके आनी है? रणथंभौर में। हमीर देव चौहान की शरण में आ जाता है कौन? मोहम्मद शाह। अब अब दोनों मांगे, दोनों देने से इसने मना कर दिया, तो अब युद्ध होना तय था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी सबसे पहले। और ये नुसरत खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी वो भेजी थी पहली बार 1300 ईस्वी में। 1300 ईस्वी में पहले नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अब इस अमीर का सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह, एक का नाम था भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह के नेतृत्व में हमीर देव चौहान की सेना तैयार हो गई। 1300 ईस्वी की बात कर रहा हूं। 1300 ईस्वी में नुसरत खां के नेतृत्व में सेना आती है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, और इसकी सेना का नेतृत्व धर्म सिंह और भीम सिंह करते। दुर्ग के बाहर दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीतता, जीतता कौन है? हमीर देव चौहान। धर्म सिंह और भीम सिंह नुसरत खां को खदेड़ देते। पर जब ये वापस दुर्ग के लिए लौट रहे थे धर्म सिंह और भीम सिंह, तो पीछे से इसके सैनिकों ने वार कर दिया नुसरत खां के, और इसमें धर्म सिंह मारा गया। कौन मारा गया? धर्म सिंह। जब अकेला भीम सिंह पहुंचा इस रणथंभौर दुर्ग और हमीर देव चौहान को पता लगा कि भीम सिंह मारा गया,
तो बड़े अच्छे सेनापति थे। ये हमीर देव चौहान नाराज हो जाते और नाराज होकर भीम सिंह को सेनापतित्व के बाहर से हटा देते हैं कि तेरे रहते हुए धर्म सिंह कैसे मारा गया। भीम सिंह ने खूब कहा कि महाराज मैं तो आगे आगे चल रहा था, वो जाने कहाँ रह गया पीछे, और वो पीछे से उन्होंने धावा दे दिया और वो मारा गया, इसमें मेरी क्या गलती है। पर उसको संग संग चलने नहीं आता क्या, वो पीछे क्यों रहा। अब एक मारा गया, इस वजह से इसको भी पद से हटा दिया, तो ये बागी बन जाता है रणथंभौर को। नए सेनापति नियुक्त कर दिए इसने, एक का नाम रणमल और एक का नाम रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल को सेनापतित्व का भार दे दिया भीम सिंह को हटाकर। इधर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं 1301 ईस्वी में अगले ही वर्ष फिर दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण करता है। लगभग 1300 से और 1301 ईस्वी तक 1 वर्ष का समय हो गया, इसमें घेराबंदियां चलती रही रणथंभौर दुर्ग पर अमीर की व्यू रचना को ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं तोड़ पाया। अंततः इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इस हमीर देव चौहान के जो सेनापति थे रणमल और रत्तीपाल, इनको प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लिया। मतलब अमीर की हार का कारण इसका धोखा था, रणमल और रत्तीपाल का क्या था, धोखा। इन्होंने धोखा कर दिया, नहीं अमीर को अलाउद्दीन खिलजी नहीं जीत सकता था। रणमल और रत्तीपाल जिस द्वार पर खड़े थे उस द्वार को इन्होंने कमजोर कर दिया, वहां की सेना बल कमजोर कर दी और रणमल रत्तीपाल वाले द्वार से रणथंभौर दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश कर जाती है। ये घटनाक्रम जो हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, ये घटनाक्रम हुआ था 11 जुलाई 1301 ईस्वी को। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने प्रवेश किया, इधर हमीर देव चौहान ने केसरिया वस्त्र धारण कर लिए। हमीर देव चौहान की पत्नी थी, पत्नी का नाम था रंग देवी। रंग देवी हमीर देव चौहान की पत्नी थी, रणथंभौर की रानी थी। और इस हमीर देव चौहान की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था पदमला। जब पदमला का जन्म हुआ था तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर इसने पदमला एक तालाब बनवाया था। इन दोनों ने जोहर की तैयारी कर ली, परंतु राजस्थान के इतिहास का इस 1301 ईस्वी 11 जुलाई के दिन राजस्थान के इतिहास का प्रथम क्या हुआ था, साका। राजस्थान के इतिहास का पहला साका रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ है 11 जुलाई 1301 को, जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग में आ गया। ये केसरिया वस्त्र धारण कर जालोर दुर्ग में 1308 ईस्वी में हुआ था। 1301 में पहला राजस्थान का साका हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग में। सबसे बड़ा साका 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, पर सबसे पहला प्रथम साका हुआ वो 1301 में। सबसे बड़ा साका हुआ वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 में। भाई 1301 में प्रथम साका हुआ था। यहाँ रंगदेवी और पदमला ने अग्नि तो जला ली थी, परंतु जैसे ही ये अपनी युद्ध में लड़ते हुए केसरिया वस्त्र धारण कर हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते, इधर रंग देवी और पदमला दोनों, रंग देवी अपनी पुत्री का हाथ लेकर पकड़कर और हाथ को पकड़कर अग्नि की तरफ अपनी देह रक्षार्थ के लिए अग्नि में कूदने जा रही थी। तभी निकटवर्ती पास में ही तालाब था, तालाब का नाम था पदमला तालाब। ये पदमला तालाब पदमला के जन्म पर इस हमीर देव चौहान ने बनवाया था। जब अग्नि में कूदने के लिए दोनों जा रही थी तो अग्नि में से कूदने से ये पदमला डर जाती है और डरी तो इसने पीछे की तरफ माँ का हाथ खींचा। माँ समझ गई थी कि ये अग्नि में कूदने से डर रही है, तो इसने क्या किया कि पीछे ही पदमला तालाब था, इस पदमला में ऐसे धक्का मारा रंगदेवी ने और दोनों के दोनों किस में कूद गई, तालाब में। राजस्थान के इतिहास का पहला जल जौहर, अग्नि जौहर नहीं हुआ, राजस्थान के इतिहास का पहला जल जौहर हुआ था। इधर हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने केसरिया कर दिया और रानी रंगदेवी और पदमला ने जल जौहर कर लिया। राजस्थान के इतिहास का पहला साका कंप्लीट हो गया।
रंग देवी इसकी पत्नी थी अमीर की, और पदमला इसकी पुत्री थी। भाई ये तो पुत्री थी और ये पत्नी थी रंग देवी, और पदमला दोनों ने देह रक्षार तेतु जल जोहर कर लिया। भाई इसके अलावा जब अमीर खुसरो एक साहित्यकार थे, इस अमीर खुसरो ने अपने इस पूरे इस घटनाक्रम के लिए जब अमीर देव चौहान की मृत्यु हुई तो मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब फक्र का गढ़ था ये रणथंभौर अमीर देव का। वो कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि अमीर देव चौहान के रणथंभौर दुर्ग को किसने जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आज कुफ्र फक्र का राजपूतों का एक गढ़ था रणथंभौर, उस रणथंभौर दुर्ग इस्लाम का घर हो गया, मतलब इस्लाम के कब्जे में चला गया, इस्लाम का घर बन गया। ये बात किसने कही थी? तो किसने कही थी? अमीर खुसरो। ध्यान रखना, ये मोमडन साहित्यकार थे अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। जब इस अमीर देव चौहान की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु पर कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर। इस अमीर देव चौहान जो शरणागत वत्सल के नाम से जाने जाते थे, इनका हार का कारण अगर ढूंढें तो रनमल और रतिपाल का क्या हुआ? धोखा। रनमल और रतिपाल ने अगर धोखा नहीं किया होता तो शायद अलाउद्दीन खिलजी इस काम को अंजाम नहीं दे सकता था। ये पूरा घटनाक्रम रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। तो रणथंभौर दुर्ग की संपूर्ण ये जानकारी है कि इसका संस्थापक गोविंद राय, सबसे प्रतापी राजा अमीर देव चौहान, यहाँ इसके पिता का नाम जैत्र सिंह, माता का नाम हीरा देवी, सैनिक का नाम गुरुदास सैनी। यहाँ इसके लिए 3 साहित्यिक रचना, अमीर महाकाव्य, अमीर मदमर्दन, अमीर हट और सुरजन चरित, ये सभी साहित्यिक रचना चंद्रशेखर ने लिखी थी। ये चंद्रशेखर ने, ये सारंगधर जोधराज ने, ये नैनचंद सूरी ने इसको उपाधि हठधर्मी और शरणागत वत्सल अमीर देव चौहान को कहते थे। अमीर देव चौहान पर पहले आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी ने किया, परंतु जीत नहीं पाया। 2 बार आया था, 1290 और 1292 में नहीं जीत पाया। तो कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को, रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और दिल्ली सल्तनत किसके पास आ गई? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी और इसके बीच युद्ध हुआ, उसके कारण थे। कारण ये थे, एक तो कैबरू खां को शरण दी, दूसरा इसकी पत्नी को लेकर जो चर्चा हुई उसमें इसने मोहम्मद शाह को भी शरण दे दी। जब इन दोनों को मांगा तो अलाउद्दीन खिलजी को देने से इनकार कर दिया कि मेरे शरण में आए और शरण में आए हो कि मैं रक्षा करता हूँ। तब इन्होंने युद्ध की स्थिति बनी और 1301 ईस्वी में पहले धर्म सिंह भीम सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ। दूसरी बार रनमल और रतिपाल के नेतृत्व में युद्ध लड़ा अमीर देव चौहान ने। उधर नुसरत खां के नेतृत्व में सेना आ चुकी थी, परंतु इसमें रनमल और रतिपाल के धोखे के कारण रणथंभौर दुर्ग में राजस्थान के इतिहास का पहला क्या हो गया? साका। पहला साका कब हुआ था? तो 11 जुलाई 1301 को, जिसमें केसरिया अमीर देव चौहान ने किया था, रंग देवी और पदमला ने जल जोहर कर दिया और पूरा राजस्थान के इतिहास का पहला साका कंप्लीट हुआ रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अमीर खुसरो ने ये सारी बातों के लिए कहा था, जब अमीर की मृत्यु हुई तो उस पर कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया? घर हो गया। और धोखा दिया रनमल रतिपाल, इसके कारण रणथंभौर दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के हाथों चला गया। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को बोलते हैं? जाहिंद दुर्ग। ये था रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास। समझ में आया होगा। अपेक्षा करता हूँ कि सिद्धम क्लासेस के साथ आप सभी जुड़े। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे जालौर के चौहान वंश के साथ। नमस्कार।